Hello friends, I am Dr. प्रतीक्षा त्रिपाठी. वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक बुक ऐप. आज हम लोग देखेंगे बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हैनीमैन. बायोग्राफी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं. हम लोगों ने डीप बायोग्राफी नहीं ली है. नाउ लेट्स स्टार्ट. डॉक्टर हैनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथी. Born 10th April 1755, मीसन एट सैक्सोनी स्टेट ऑफ जर्मनी. डॉक्टर हॉनीमैन जी का जन्म कब हुआ था? 10th अप्रैल 1755 को. एक तो ये पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में. सेकंड, फर्स्ट लेक्चर एज ऑफ 20, लेक्चर ऑन द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड. फर्स्ट लेक्चर कब दिया था इन्होंने? एट द एज ऑफ 20. कब दिया था? स्कूल लिविंग सेरेमनी पर इन्होंने ये पहला लेक्चर दिया था. और इसको अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला लेक्चर स्कूल लिविंग सेरेमनी पे कौन सा दिया था? द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड. देन ही वेंट लिप्जिग फॉर हायर स्टडीज. एट द एज ऑफ 20 इन्होंने मेडिसिन की स्टडी कंप्लीट कर ली थी. अब उसके आगे की पढ़ाई इन्हें करनी थी तो ये लिप्जिग गए. देन ही वेंट टू वीना where he entered the hospital of the Brothers of Mercy. और लिप्जिक के बाद ये कुछ दिन लिप्जिक में रहे, फिर वहां से ये वीना शिफ्ट हो गए. वीना में इन्होंने क्या काम किया? द ब्रदर्स ऑफ मर्सी, इस हॉस्पिटल में काम किया इन्होंने. एंड बिकेम ए फेवरेट स्टूडेंट ऑफ वॉन क्यूरिन. और जो वॉन क्यूरिन है वहां के फेमस फिजिशियन थे, उनके फेमस स्टूडेंट हो गए, फेवरेट स्टूडेंट. देन MD डिग्री फ्रॉम एर्लेंजन यूनिवर्सिटी इन 1779. कहाँ से इन्होंने MD की डिग्री की? एर्लेंजन यूनिवर्सिटी में से. कब की थी? 1779. तो इन्होंने अपना मेडिसिन की स्टडी कंप्लीट की थी 20 ईयर के एज में, और MD की डिग्री कंप्लीट की जब 24 ईयर के हो गए थे ये. ओके, नाउ लेट्स सी medical practice. Age 27, he went to Hessler Pharmacy where he married Hessler's stepdaughter Leopoldine Henriette Kuchler. इनको फार्मेसी में काफी इंटरेस्ट था. ये जानना चाहते थे कि मेडिसिन कैसे बनती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इसलिए ये हेसलर फार्मेसी में वर्क करने के लिए गए. कब गए? 27 ईयर की जब ये हो गए थे. और वहां पे इन्होंने हेसलर्स स्टेप डॉटर, जो हेसलर वहां के ओनर थे, उनकी स्टेप डॉटर लियोपोल्डाइन हेनरिटी कुचलर से शादी की. अपॉइंटेड एज एमओ दसायु वेयर ही वाज अपॉइंटेड एज एमओ. शादी के बाद ये दसायु चले गए और वहां पे ये एज ए मेडिकल ऑफिसर इन्होंने वर्क किया. ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द अनसेटिस्फैक्टरी मेडिकल नॉलेज ऑफ द डे एंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट. वहां उन्होंने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी एज ए मेडिकल ऑफिसर, लेकिन वो उस समय के जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट था उससे सेटिस्फाई नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्न साइंस इतना डेवलप तो थी नहीं. एनेस्थीसिया या और भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हैं पेशेंट के रिलीफ के लिए, वो उस टाइम पे नहीं थी. तो उन्होंने देखा कि पेशेंट पहले से ही अपनी बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, और उसको एनेस्थीसिया दिया नहीं गया, उसी तरह ऑपरेशन उसका कर दिया गया. तो इस तरह तो हमने पेशेंट की तकलीफ ज्यादा बढ़ा दी. तो इस कारण से वो अनसेटिस्फाई थे. सो ही रोट ए लेटर टू फिजिशियन हफलैंड. हफलैंड वहां के एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे, तो उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में लिखा. रिगार्डिंग दिस द लेटर वाज पब्लिश्ड इन लेसर राइटिंग under the title Letter to a Physician of High Standing on the Great Necessity of a Regeneration in Medicine. उन्होंने बताया कि ये जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है और इसमें अभी हम लोगों को और सुधार की आवश्यकता है. In Hahnemann's word, it was agony for me, walk always in darkness with no there light. So he stopped the medical practice and started literary work फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली. इन सब चीजों से वो परेशान हो गए और उन्होंने जब लेटर में लिखा कि ये तो अंधेरे में चलने की जैसा है
कि हम लोगों को कोई उजाला नहीं देख रहा है और हम मेडिकल प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी, उसी समय बंद कर दी और लिटरेरी वर्क स्टार्ट कर दिया। लिटरेरी वर्क में ये क्या करते थे, इन्हें कई लैंग्वेजेस का नॉलेज था, तो ये एक बुक को जैसे जर्मन में है तो लैटिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या लैटिन में है तो किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट के लिए चाहिए था, कुछ तो अर्निंग चाहिए है, तो इसलिए इन्होंने लिटरेरी वर्क स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की खोज कैसे हुई? इन 1790 Hahnemann was translating Cullen's Materia Medica। क्यूलेन वहाँ के एक फिजिशियन थे जो काफी अपनी मैगजीन्स लिखते थे और इनको दिया करते थे उसको अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। There was a point in that book that Peruvian bark cure intermittent fever like malaria due to its bitterness। उसमें एक पॉइंट उन्होंने लिखा था क्यूलेंस जी ने कि पेरुवियन जो बार्क होती है सिनकोना की, तो वो मलेरिया जैसे फीवर को, इंटरमिटेंट फीवर को ठीक कर देती है। क्यों ठीक करती है? क्योंकि इसमें कड़वापन होता है। ये पॉइंट उनकी क्यूलेंस मटेरिया मेडिका में दिया गया था। तो इस पॉइंट से वो डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कड़वे तो बहुत सी चीजें होती हैं, तो सारी कड़वी चीजें तो फीवर ठीक नहीं कर देती हैं। तो इस पॉइंट से वो डिससेटिस्फाई थे with this explanation, so much so that he did extraordinary thing। उससे इस पॉइंट से वो इतना ज्यादा डिससेटिस्फाई थे कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचा और किया भी। He took the medicine himself। उन्होंने उस सिनकोना बार्क को अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। Himself 4 drums of China twice a day for some days। तो उन्होंने कुछ दिनों तक 4 ड्रम्स ऑफ चाइना दिन में 2 बार लेना शुरू कर दिया कुछ दिनों के लिए। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ही वाज अटैक्ड बाय सिम्टम लाइक मलेरिया। और इसको लेने के कुछ दिन बाद ही उनमें मलेरिया के जैसे लक्षण आ गए। दिस रिजल्ट सेट अप इन हिज माइंड ए न्यू ट्रेन ऑफ थॉट। और इस मेडिसिन को लेने की वजह से इसका जो रिजल्ट मिला उसकी वजह से उनके माइंड में कई तरह के विचार आने लगे। सो ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन मैनी पीपल विथ मैनी ड्रग्स हुज क्यूरेटिव एक्शन ऑन सर्टेन डिसीज हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, कई लोगों पर किए, कई तरह की दवाइयां ली और उनकी क्यूरेटिव एक्शन भी देखी। In 1796, the discoveries was brought to light in his essay titled An Essay on a New Principle for Ascertaining the Curative Power of Drug and Some Examination of the Previous Principle। 1790 में उन्होंने क्यूलेंस मटेरिया मेडिका को पढ़ा था, उसका एक्सपेरिमेंट किया और 1790 से वो 96 तक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करते रहे कई लोगों पर, और उसमें जो जो उनको रिजल्ट मिले, जो जो क्यूरेटिव एक्शन थी, वो सब वो नोट करते गए और उन्होंने 1906 में वो सब पब्लिश कर दिया। किसमें? एन ऐसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। कब एन ऐसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल कब पब्लिश किया था? 1796 में। नाउ he put forward his new doctrine of simile similibus curanter, like cure like। According to Richard Hell, 1796 is the year of birth of homeopathy। Richard Hell के अनुसार 1796 is the year of birth of homeopathy। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट कब से किया था? 90 में, और 96 में इसको पब्लिश किया। 96 में पब्लिश किया गया, इसी वजह से इसको बर्थ ऑफ होम्योपैथी कहा गया है। कि In 1805,
ही पब्लिश्ड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, और 1805 को उन्होंने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस मैगजीन को पब्लिश किया। In 1810, Organon der Rationale Heilkunde is Organon of the Irrational Art of Healing was published in 1810. In this book, he explained the concept and methodology of homeopathy. उन्होंने देखिए 90 में तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, फिर 1796 तक करते रहे और उसमें पब्लिश किया। फिर उसके बाद इन्होंने 1805 में एक मैगजीन दी, फिर 1810 में दी। तो जो 1810 वाले थे ऑर्गन डर रैशनल हिलकुंडे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को बाद में 6th एडिशन में कन्वर्ट कर दिया गया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब आगे हम देखते हैं अपोजिशन टू होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या क्या अपोजिशन आए, किसने किए, कब किए, तो आइए देखते हैं। द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक was the signal for the commencement of a violent warfare against Hahnemann. He was attacked in medical journals of the day, and pamphlets were communicated against him and his strong doctrines. He was called a charlatan, a quack, and an ignoramus. जब 1810 में इन्होंने ऑर्गेनन ऑफ रैशनल हिलकुंडे को पब्लिश किया था, तो उसके पब्लिकेशन से इनके अगेंस्ट में काफी कुछ एलोपैथ ने आ गए थे और उन्होंने एक वार की तरह इनके अगेंस्ट में छेड़ दिया था। ही वाज अटैक्ड इन मेडिकल, तो उस टाइम पे इनके अगेंस्ट में काफी मेडिकल जर्नल्स में इनके मैगजीन में निकाला गया इनके अगेंस्ट में, और इनके खिलाफ पंपलेट भी छापे गए, काफी इनके विरोध में लिखा गया, और इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्राइन्स, जो प्रिंसिपल दिए थे होम्योपैथी के, उसके अगेंस्ट में भी बोला गया। ही वाज कॉल्ड ए चार्लेटन, और उन पंपलेट्स में इनको चार्लेटन बुलाया गया, क्वैक बुलाया गया, इग्नोरमस बुलाया गया। इतना सब विरोध हुआ, इसके बावजूद भी आफ्टर दिस स्टेट अपोजिशन ही वाज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी। इतने सब विरोध के बाद भी इनको लिप्जिग यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और अपना लेक्चर देने के लिए बोला गया। बट इट हैड टू स्टॉप सून, लेकिन इसको कुछ ही समय में रोक दिया गया। इन 1811 फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका पूरा, एक तरफ इनका विरोध में सब कुछ चलता रहा, दूसरी तरफ ये अपना मैगजीन पब्लिश करते रहे और अपने प्रिंसिपल बताते रहे। तो 1811 में इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका का दिया। नाउ प्रिंस स्वेर्जेनबर्ग, who was general officer of armies against Napoleon, was paralyzed by a stroke, so he came to put himself under treatment of Hahnemann. उस टाइम पे आर्मी के जो जनरल ऑफिसर थे प्रिंस स्वेर्जेनबर्ग, वो नेपोलियन के अगेंस्ट में लड़े थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो पैरालाइज हो गए बाय ए स्ट्रोक, इसलिए वो हैनीमैन जी के पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए। वहां आने पर उनको इम्प्रूवमेंट तो काफी हुआ, काफी कुछ रिलीफ मिला, बट सून फेल बैक टू द ओल्ड हैबिट, लेकिन जल्दी ही वो पुरानी आदतों में पड़ गए, फिर से उन्होंने पुरानी आदतों में अपने आ गए। ऑफ ड्रिंक्स एंड स्टार्टिंग टेकिंग एलोपैथ ट्रीटमेंट, उन्होंने फिर होम्योपैथी को छोड़ दिया, जबकि उनको इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ था, फिर भी उन्होंने होम्योपैथी को छोड़ा और ड्रिंक करना शुरू कर दिया और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। द प्रिंस डाइड फ्रॉम एनदर स्ट्रोक, और कुछ ही दिन बाद, जबकि वो होम्योपैथी बंद कर चुके थे, हैनीमैन जी से कोई संपर्क नहीं था और एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो कुछ दिन बाद ये प्रिंस की डेथ हो गई। कैसे हो गई? सेकेंड स्ट्रोक, फिर से इनको पैरालिसिस हो गया और उस वजह से इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ की वजह से ऑस्ट्रियंस जो थे काफी कुछ सौरों में आ गए, ग्रीफ एगोनी में आ गए। इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एलोपैथ, और ये सबसे एलोपैथ वालों को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब फिर से हैनीमैन जी के अगेंस्ट में कुछ किया जा सकता है। दे आर मोस्ट प्रोहिबिटेड हैनीमैन फ्रॉम डिस्पेंसिंग हिज मेडिसिन, एलोपैथ वालों ने
मोस्टली उनको ज्यादातर रोक ही दिया था कि हैनीमैन जी अब अपनी मेडिसिन डिस्पेंस ना कर सकें, ना ही अपने थॉट्स को कुछ एक्सप्लेन कर सकें। बट आफ्टर सम टाइम क्वेथेन गवर्नमेंट gave permission to Hahnemann to live and practice homeopathy in क्वेथेन। लेकिन इस सब विरोध के बाद भी कुछ दिन बाद क्वेथेन गवर्नमेंट ने उनको वहां रहने के लिए परमिशन दे दी और कह भी दिया कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं उनकी सेकेंड मैरिज कैसे हुई, कब हुई। Hahnemann's wife, after 48 years of happily married life and mother of 11 children, died in 1830। हैनीमैन जी की वाइफ जो 48 ईयर ऑफ हैप्पीली मैरिड लाइफ, शादी के 48 साल बाद, जो कि 11 बच्चों की माँ थी, 1830 में डेथ हो गई उनकी। फॉर 4 years हैनीमैन वाज केयर्ड बाय हिज डॉटर्स। 4 साल के लिए हैनीमैन जी की उनकी बेटियों ने सेवा की। क्यूपिड स्माइल्ड अगेन ऑन हिज लाइफ। प्रकृति फिर से उन पर मुस्कुराई। ए चार्मिंग फ्रेंच लेडी मैरी मिलेनी केम टू कंसल्ट हिम फॉर हर स्किन एलिमेंट। एक चार्मिंग फ्रेंच लेडी जिनका नाम था मैरी मिलेनी, उनके पास अपनी स्किन की एक समस्या लेकर आई। सी वाज एन आर्टिस्ट एंड ए पोएट, रिच एंड फेमस। मैरी मिलेनी जी एक आर्टिस्ट थी, पोएट थी, रिच थी और काफी फेमस भी थी उस टाइम पे। द ब्यूटी वाज अट्रैक्टेड टू जीनियस एंड द जीनियस टू टैलेंट एंड हैनीमैन मैरिड टू मैडम मिलेनी। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए और हैनीमैन जी ने मैडम मिलेनी से शादी कर ली, जो कि 35 ईयर की थी और हैनीमैन जी 80 ईयर के थे। सी ब्रॉट हिम टू फ्रांस। जो इनकी पत्नी थी मैरी मिलेनी, वो इनको फ्रांस ले आई। वेयर ही वाज ग्रांटेड टू प्रैक्टिस होम्योपैथी, जहां पे उनको होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन मिल गई। देयर ही गॉट नेम, फेम, मनी, कंफर्ट एंड पीस। वहां पे उनको वो सब कुछ मिला जिसके वो लायक थे, जो कि उनको जर्मनी में नहीं मिल पाया था। नेम मिला, प्रसिद्धि मिली, धन मिला, कंफर्ट मिला और शांति मिली। यूलॉजी। हैनीमैन ब्रीथ लास्ट एट 5 AM on 2nd July of 1843 in Paris at the age of 88 years। तो 88 ईयर की जब ये थे तब इनकी डेथ 2 जुलाई को 1843 में हो गई। कहाँ पे हुई? पेरिस में। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इनकी पूरी लाइफ जर्मनी में निकली, बट इनकी डेथ पेरिस में हुई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इसमें जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे।